है कि वैल्यू फंड में भी 10% रिलायंस, सब चीज़ों में रिलायंस डालना है, सब चीज़ों में जियो फाइनेंशियल डालना है। आईआरबी को आपने वैल्यू फंड में डाल दिया, ये नहीं है। इनके पास सिर्फ 4 से 5 कंपनीज़ हैं और ये पब्लिक से पैसा लेके इन 4-5 कंपनीज़ में डाले जा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, आज एनालाइज़ करेंगे हम क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में। थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड का। ये म्यूचुअल फंड कंपनी 2018 में स्टार्ट हुई है, जब इन्होंने एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड को टेक ओवर किया था। अ, अगर आपको याद हो, ये एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड 2005 या 6 से इंडिया में वर्क कर रहा है। मेरे को याद है, मैंने 2008 में जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी, मैंने एक एस्कॉर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर और एक एस्कॉर्ट्स के बैंकिंग फंड में पैसे लगाए थे। एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड उस टाइम मतलब 2018 तक भी बड़ा अच्छा बिजनेस कर नहीं पा रहा था। क्वांट ने जब इनको टेक ओवर किया, तब इनका फंड्स अंडर मैनेजमेंट सिर्फ 200 करोड़ थे। इसको एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कहते हैं। और 200 करोड़ में प्रॉफिटेबल कोई म्यूचुअल फंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो कितना चार्ज कर लेगा फंड? एक 1%, 1.5% तो उसमें कॉस्ट तो निकलेगी नहीं। पर अपनी मार्केटिंग के थ्रू क्वांट म्यूचुअल फंड ने इसको टेक ओवर करने के बाद 2018 में 2020 तक, मतलब 2 साल में 35 गुना बढ़ा दिया। क्वांट म्यूचुअल फंड न्यूज़ में आया था 2021 के अराउंड, जब इसके कुछ फंड्स ने बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दी थी 2020 से लेकर 2021 तक। अगर आप ये डेट देखें, मैं एज ए एनालिस्ट इस चीज़ को एनालाइज करूं, तो मैं डेट्स पे बहुत ध्यान देता हूँ। डेट्स यूज़ करे जाते हैं एडवर्टाइजमेंट में और सोशल मीडिया में, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी। तो ये डेट है कोविड के फॉल के बाद। कोविड का जब लॉकडाउन हुआ था, मार्केट 30-35% गिर गई थी और उसके बाद से वो मार्केट बढ़ना शुरू हुई थी। तो बड़ी स्मार्टली इन्होंने डेट ली है वो डाउनफॉल के बाद से। तो ऑब्वियसली उसके बाद जब मार्केट बहुत क्विकली रिकवर हुआ, तो सारे फंड्स भी रिकवर हुए। चलिए उस साल इसके रिटर्न्स देख लेते हैं। एक्टिव फंड ने 108% का रिटर्न दिया और ये पीरियड है ऑलमोस्ट 17-18 महीने का। एनुअलाइज रिटर्न 78% हो गया। और ये अल्फा ओवर अगर बेंचमार्क जो लिखा जाता है, बेंचमार्क से मतलब है, अगर ये हम क्वांट मिड कैप फंड देख रहे हैं जिसने 83% रिटर्न दिया, तो इसका बेंचमार्क होगा निफ्टी मिड कैप फंड, और उसके ऊपर इसने 14 दिया है। तो अभी रिसेंटली 11 जनवरी को ही एक न्यूज आई थी क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में। क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपना एयूएम 50,000 करोड़ टच कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये दो चीजें बताता है। एक, अभी तक इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और इस कंपनी की मार्केटिंग बहुत अमेजिंग है। एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड 2018 तक सिर्फ 200 करोड़ ही एयूएम कर पाया था, और इसने अराउंड 6 साल में 50,000 करोड़ टच कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। पर ये इस पे भी डिपेंडेंट है कि म्यूचुअल फंड में मोस्टली पैसा सिप से आता है, और सिप इन्वेस्टर जो होता है वो होता है रिटेल इन्वेस्टर, और रिटेल इन्वेस्टर रिसेंटली बिना सोचे समझे, मे बी कम सोचे समझे, अंधों की तरह मार्केट में पैसा डाल रहा है म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि पिछली रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छी आई हैं। तो क्वांट एक उसका बेनिफिशियरी रहा है। इसकी क्वांट म्यूचुअल फंड में टोटल 26 स्कीम्स हैं। तो आइए मेरा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और सीधा इन 26 स्कीम्स की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने क्वांट म्यूचुअल फंड की फेब 24 की मैंने फैक्ट शीट खोल लिया। फैक्ट शीट होती है जो हर म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स के लिए इशू करता है मंथली बेसिस पे। ये एम्फी के रूल है कि हर म्यूचुअल फंड को ये अपनी फैक्ट शीट्स इशू करनी ही करनी है। ये सारे क्वांट के म्यूचुअल फंड हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल है। आई थिंक 26 फंड हैं। तो फटाफट इनकी परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं। एक बार इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी भी देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी मतलब एक म्यूचुअल फंड क्या सोच के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है। जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, वो माइंड में क्या एम और गोल्स रखते हैं, जिनके बेसिस पे वो शेयर्स चूज करते हैं, कंपनी चूज करते हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। तो इनके जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है कि ये एक्टिव इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर कर रहे हैं, एब्सोल्यूट फोकस करते हैं रिटर्न्स पे,
और ये अनकंस्ट्रेन्ड पर्सपेक्टिव रखते हैं। अनकंस्ट्रेन्ड मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना। फिलॉसफी तो बहुत अच्छी। नंबर 1 पे ही इन्होंने अपना स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स दिखाए हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव रिटर्न्स हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के। 780% का रिटर्न है, एनुअली नहीं है। इन्होंने भी बड़ा स्मार्टली 24/3 से देना स्टार्ट किया और 31/1 तक दिया है। ये डेट तो ठीक है कि आप जनवरी के रिटर्न्स दिखाना चाहते हो, तो लास्ट डेट जनवरी का ले लिया, पर 24/3 मतलब आपने बॉटम पिक कर लिया अगेन कोविड का अपने रिटर्न्स दिखाने के लिए। बट स्टिल जो मैचिंग इंडेक्स है उसका रिटर्न 423% है, तो कंपैरेटिवली रिटर्न्स तो बहुत ही अच्छे हुए, ऑलमोस्ट डबल हैं। ये इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इस फंड के मैंने पढ़े थे, पर बाकी फंड्स के भी पढ़े थे, जेनरिक ही थे। एमफी के रूल्स है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स बता दें, तो ऑलमोस्ट इन्होंने सेम ही रखे हैं हर जगह। बस एक ये चीज़ इसमें चलो फिर भी स्पेसिफिक दी है कि हम स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज में ही इन्वेस्ट करेंगे। मैं एक बार गूगल कर लेता हूँ ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज की। स्मॉल कैप डेफिनेशन फॉर इंडियन इक्विटी मार्केट्स। टिकर टेप कहता है कि कोई भी कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यूएशन 5,000 करोड़ से कम है, अ, उसको हम स्मॉल कैप कह सकते हैं। इंडियन फोलाइन एक रिलायबल सोर्स। यहाँ पे उन्होंने सेबी के डेफिनेशन को रेफर किया है कि आप जितनी भी कंपनीज हैं उनको रैंक करो और 20 to 51st पोजीशन के बाद जितनी भी कंपनी आती है वो स्मॉल कैप कंपनीज हैं। और मार्केट कैप के टर्म्स में ये कंपनीज जनरली 5,000 करोड़ या उससे नीचे की होती हैं। और रिलायंस इंडस्ट्री इंडियन एक्सचेंजेस की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी वैल्यू अराउंड 20 लाख करोड़ के आसपास आती है। वापस से इनकी फैक्ट शीट पे चलते हैं। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप जिसकी डेफिनेशन है 5,000 करोड़ या उससे कम की कंपनीज, इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री अपने फंड में रखी हुई है, वो भी एनएवी का 10%। आपको एक बात बता दूं, एमफी के रूल्स के हिसाब से लिमिटेशन है कि आप कोई भी कंपनी के अगर शेयर्स बाय करते हैं तो वो 10% से ऊपर आप रख ही नहीं सकते। तो जितनी मैक्सिमम लिमिट है, इन्होंने उतनी मैक्सिमम लिमिट के रिलायंस इंडस्ट्री ले लिया अपने स्मॉल कैप फंड में। फंड का साइज 15,000 करोड़ है, तो मतलब 1,566 करोड़ के इन्होंने रिलायंस रखे हैं। बाकी कंपनीज देख लेते हैं। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, जियो फाइनेंशियल इन्होंने क्यों रखा है मैं श्योर नहीं हूँ। ऑफिशियली जियो फाइनेंशियल का कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। अभी न्यूज़ आई थी मे बी ये पेटीएम को टेक ओवर कर ले, पर अभी किया नहीं। तो कंपनी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग भी जियो फाइनेंशियल का कोई मॉडल अभी एज सच है नहीं, कोई स्पेशल बिजनेस है नहीं। कम जो स्टेक है, जो कम प्रोपोर्शन में जो कंपनीज में स्टेक लिया हुआ है वो है आरबीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और 4 to 5% कैश भी है। ये इसके रिटर्न्स हैं। ईयर टू डेट निफ्टी का रिटर्न 0.3 है। ये स्कीम के रिटर्न्स हैं, अपोलॉजीज। अगर आपने इस कंपनी में सिप करी होती, इस म्यूचुअल फंड में सिप करी होती 10,000 रुपये पर मंथ की, तो आपको 42% रिटर्न मिलते और 6 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू होती। इन्वेस्टमेंट वैल्यू 36,000, 3,60,000 होती। सॉरी। अगर इन कंपनीज पे थोड़ी सी अगर नज़र मारे तो ये क्यों रखा हुआ है तो समझ नहीं आया, पर बाकी कंपनीज इन्होंने बहुत ही रिस्की कंपनीज रखी हुई हैं। ये कंपनीज वो है जिनमें बहुत ज़्यादा भी स्पेकुलेशन हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ही कंपनीज टेक ओवर कर रहे हैं। कोई इतने सॉलिड फंडामेंटल्स हमें इस कंपनी के दिखे नहीं। मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो इनका फंड है क्वांट एक्टिव फंड, और इसने रिटर्न दिया है 417%। अगेन डेट पे ध्यान दीजिए। इसमें देख लेते हैं क्या इनकी मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं इस फंड में। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव तो अगेन सेम ही है, जनरेट कैपिटल एप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। बस यहाँ पे ये है कि ये लार्ज मिड और स्मॉल कैप पे सब में इन्वेस्ट करेगा। इन्होंने फिर 10% इस फंड में भी रिलायंस इंडस्ट्री का रखा हुआ है। फिर आईआरबी रखा हुआ है 4%। या तो इनकी इनके पास कोई इंटरनल न्यूज़ है
इन कंपनीज़ के बारे में। रिलायंस के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि 10% 8,000 करोड़ का हो गया 814 करोड़, तो रिलायंस का साइज़ बहुत बड़ा है। पर अगर हर फंड में ये आईआरबी डालेंगे इतनी बड़ी वैल्यू का, जो कि एक बहुत छोटी कंपनी है और इतनी कोई प्रॉफिटेबल कंपनी भी नहीं है, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में है, लार्सन एंड टूब्रो बिल्कुल नहीं है ये। हर फंड में इतना पैसा ही आईआरबी में जाएँगे, तो ये तो खुद स्पेक्युलेशन कर रहे हैं। अगर यही सारे शेयर आईआरबी के खरीदते रहेंगे तो आईआरबी का प्राइस ऑब्वियसली बढ़ता ही रहेगा। चलो बाकी कंपनीज़ देख लेते हैं, ऑरबिंदो, ब्रिटानिया और आईआरबी, पंजाब नेशनल बैंक, अगेन बहुत ट्रेंडिंग कंपनी। करंट सिनेरियो में बहुत स्पेकुलेशन हो रही है इस इन कंपनीज में। फिर जियो फाइनेंशियल 4%, अगेन एच एफ सी एल 2.5%। दोनों फंड्स का अगर आप परसेंटेज में देखें तो 40 to 50% तो मेरे को लग रहा है सेम ही इन्वेस्टमेंट है दोनों फंड्स में, क्वांट एक्टिव फंड में एंड स्मॉल कैप फंड में। मूव ऑन करते हुए थर्ड फंड ईएलएस टैक्स सेवर, इसमें भी पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो फिर 10% रिलायंस है, फिर 5% का हिंडाल्को है, फिर 5% का जियो फाइनेंशियल है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर 8,000 करोड़ के फंड में आप 5% निकालो तो 5% हो गया 723 का टू अराउंड 350 या 400 करोड़। अगर आप एज अ म्यूचुअल फंड 3 साल में एक ही कंपनी के, जो कि छोटी कंपनीज हैं, जियो फाइनेंशियल हो गया और इस इंडेक्स में तो जियो फाइनेंशियल ही है, और जैसे आरबी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अगर आप ही उसके बैक टू बैक शेयर्स लिए जा रहे हो तो एक तरीके से तो आप ऑपरेटर का काम कर रहे हो। अगर आप सेल करोगे कभी ये कंपनीज तो ऑब्वियसली एक फंड में नहीं तो सब में सेल करोगे, तो जब भी ये सेल करोगे तो इसको कंपनीज को आप बुरी तरह क्रैश कर दोगे। और ग्रोथ जो आपके फंड की है वो भी मेरे को यही दिख रही है कि आपने पब्लिक से जो पैसा लिया है हर फंड में लगाया ऑलमोस्ट सेम कंपनीज में ही है, और थोड़ा सा प्राइस को प्ले किया प्राइस के साथ कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो बेचने वाला है वो कभी 350 400 करोड़ के शेयर्स नहीं ला पाएगा बेचने के लिए। पर आप इसको स्ट्रक्चर करके 2 साल में अगर बाय करो तो ऑलमोस्ट आप हर महीने इन कंपनीज में 30 करोड़ पर फंड की बाइंग कर रहे हो, तो प्रॉब्ली आप ही इनके प्राइसेस को पुश कर रहे हो अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन है इन कंपनीज के बारे में। फटाफट नेक्स्ट फंड पे चलते हैं जो कि है मिड कैप फंड। 446% रिटर्न। अगेन मैं डेट से खुश नहीं हूँ, ये एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं है। 31 यहाँ पे लिया, तो 31 120 से आप मेरे को बताओ कितनी रिटर्न आई हैं आपके पास। बहुत 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 ही ऑपरेटर वर्ड यूज होता है ना मार्केट में, ये बड़ा ही ऑपरेटर टाइप मेरे को म्यूचुअल फंड हाउस लग रहा है। 4,858 करोड़ का फंड साइज, उसमें अगेन 10% रिलायंस, अगेन 5.5% पंजाब नेशनल बैंक और टोरेंट पावर, ओरेकल सॉफ्टवेयर इन्होंने एक ऊपर एक्टिव फंड में भी अपने लिया हुआ था। नेक्सेन का फ्लेक्सी कैप फंड जो सडनली बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दे गया इनको नवंबर के बाद से। अगर आप देखें अक्टूबर नवंबर के बीच में जो फिगर है ये करीब लैंड हो रही है 430% पे, ये है 550%, मतलब अराउंड 120% की हम ग्रोथ देख रहे हैं पिछले 4-5 महीनों में ही। अगेन एम्स तो इनके सेम ही है, फंड्स के नाम अलग हैं, पर ऐसा लग रहा है कि कोई डायरेक्शन तो दिख नहीं रही। रिटर्न में भी जो बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कि सारे सेक्टर्स में हम इन्वेस्ट करेंगे, सारी मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट करेंगे, और अगेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लार्ज स्मॉल और मिड कैप सब में इन्वेस्ट करना। अगेन 10% रिलायंस, फिर 5% अदानी पावर, फिर 4% जियो, फिर 4% ब्रिटानिया, फिर 4% हिंडाल्को। मैं अब नेक्स्ट फंड पे फटाफट जाके देखता हूँ कि ये कितने फंड्स में इनका इस तरीके का पोर्टफोलियो है। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड 1,600 करोड़ का, फिर 10% रिलायंस, फिर अरबिंदो फार्मा, फिर अदानी पावर, फिर जियो फाइनेंशियल, फिर ओरेकल फाइनेंशियल, फिर हिंडाल्को। क्वांट एब्सोल्यूट फंड नाम अलग है तो क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी इसके अलग हैं? नहीं। Allocation across equities, investment across sectors, market capital focus on absolute return regardless of market condition। सर मार्केट कंडीशन तो आप खुद मेक कर रहे हो कुछ स्टॉक्स की।
इस फंड में जो फ़र्क है वो ये है कि ये हाइब्रिड फंड है, मतलब इस फंड में डेब्ट भी इंक्लूड है। 10% रिलायंस, 9% जियो फाइनेंशियल, 9%। एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल उनके प्रमोटर्स के अकॉर्डिंग ही नहीं है। प्रमोटर ही कहते हैं हमारी कंपनी का कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। फिर अदानी पावर, फिर ब्रिटानिया, फिर एलआईसी, फिर हिंडाल्को। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कौन सी कंपनी इनको इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैं इस फंड में तो कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहा था, पर आईआरबी 9, अभी तक हर फंड में आईआरबी देखा। रिलायंस 10, हर फंड में इनकी 10% होल्डिंग रिलायंस की है। फिर जियो फाइनेंशियल, फिर अदानी पावर। फिर ये तीन कंपनीज वो हैं अ, जो कि स्मॉल रिटेल शेयर होल्डर्स की, ऑपरेटर्स की अभी फेवरेट बनी हुई है। पर इनकी इन्वेस्टमेंट का कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर में जियो फाइनेंस क्या कर रहा है? एस डी बी एन, एनसीसी स्वाइन एनर्जी तो समझ आ गया। पंजाब नेशनल बैंक इंफ्रा फंड में कोई तुक बनी नहीं। क्वांटम मेंटल फंड, आई थिंक इनका मतलब है ये फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्ट करेगा। दिस मीन्स हम रैंडमली कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इन्होंने इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट एक फंड में तो अपनी फिलॉसफी बताई है कि जिस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। जनरेट करना चाहते हैं ये अल्फा इन मीडियम टर्म। अल्फा मतलब ओवर निफ्टी कुछ रिटर्न्स ये जनरेट करना चाहते हैं। यूजिंग स्टॉक स्क्रीनर्स, फैक्टर बेस्ड स्कोरिंग, ऑप्टिमाइजेशन फॉर्मूला। ओके, इसका मतलब ये एक एल्गोरिथम बनाएंगे और उस एल्गोरिथम में लिखेंगे फंडामेंटल्स जो होते हैं कंपनी के, जो एक अच्छी कंपनी के होते हैं कि लो पीई, लो डेप्ट, गुड डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, हाई हाई प्रमोटर होल्डिंग। चलो देखते हैं इसमें क्या है। नाम फंड का कोई भी हो, इन्वेस्टमेंट इन फंड की सेम ही है। 9.5, 10% रिलायंस, 10% जियो फाइनेंशियल, अगेन रिलायंस, और ये 8%। ये कंपनी भी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कंपनी ऊपर दो तीन जगह मैं देख चुका हूँ। ब्रिटानिया ऑलमोस्ट हर इनके फंड में है, अदानी पावर हर फंड में, हिंडाल्को हर फंड में है, आईआरसीटीसी इसमें बस एक अलग है। चलो, वैल्यू फंड वो होते हैं, वैल्यू स्टॉक्स की बात करते हैं। वैल्यू स्टॉक्स वो होते हैं जो चीपली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, लो पीई होता है, लो रिस्क होता है। अब स्पेशली इस फंड का नाम लो वैल्यू क्वांट वैल्यू फंड है, तो इसमें तो मैं थोड़ी मैनेजमेंट के हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उन्होंने अक्कल लगाई होगी या थोड़ी एनालिसिस तो एटलीस्ट किया होगा इस फंड में। कुछ तो अलग कंपनीज होगी। आई एम श्योर इनका एक रिसर्च डेस्क होगा, इन्होंने कुछ हाईली क्वालिफाइड लोग हायर किए होंगे जो पढ़ के समझ के एनालाइज करके वैल्यू कंपनीज ढूंढ के लाएंगे। देखते हैं कौन सी कंपनीज उन्होंने ढूंढ दिया। ये इनका डेस्क है, जो इनका रिसर्च डेस्क है, वो जो भी इनके रिसर्च एनालिस्ट हैं ये इनकी एनालिसिस है कि वैल्यू फंड में भी 10% रिलायंस, सब चीज़ों में रिलायंस डालना है, सब चीज़ों में जियो फाइनेंशियल डालना है। आईआरबी को आपने वैल्यू फंड में डाल दिया, अदानी पावर वैल्यू फंड में डाल दिया। तो गाइस यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। चलो एक फंड और ले लेते हैं। बिजनेस साइकिल भी सेंसिबल फंड का नाम लगता है मेरे को, क्योंकि बिजनेस साइकिल का मतलब है इकोनॉमी साइकिल में जाती है। जैसे अभी करंटली रियल एस्टेट में बूम है, पिछले 8 साल नहीं थी, उससे पहले 2008 से 11-12 तक थी। अब फिर लग रहा है कि रियल एस्टेट में की साइकिल 5-6 साल नॉर्मल रहेगी, कोई स्पेसिफिक रिटर्न्स नहीं रहेगा। तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स एज अ पर्सनल फाइनेंस एनालिस्ट मेरे को तो बहुत पसंद है, बिजनेस साइकिल्स में इन्वेस्ट करना, कि किसी बिजनेस या इंडस्ट्री की आप साइकिल में स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करो और उसकी पीक में एग्जिट करो। इस से तो मेरे को बहुत उम्मीदें हैं कि एटलीस्ट इस फंड में तो थोड़ा जो इनके अगर हैं रिसर्च एनालिस्ट, उन्होंने थोड़ी रिसर्च करके अपनी मेहनत यूज़ करके जो इन्वेस्टर से फंड मैनेजमेंट के चार्जेस ले रहे हैं 1-1.5%, उसके अगेंस्ट में कुछ काम किया होगा। नहीं किया। 10% रिलायंस, 8% अदानी पावर, 7% ब्रिटानिया। मेरे को एक बात बताओ, ब्रिटानिया बिस्किट्स और कन्फेक्शनरी की कंपनी है, ये डिफेंस ऑफ वैल्यू में आती है अगर इनकी प्राइसिंग ठीक हो। ये बिजनेस साइकिल फंड में क्या कर रही है? इन कंपनीज की तो बिजनेस साइकिल होती नहीं।
ये ईयर ऑन ईयर जो इनकी ग्रोथ है वो 4 to 6 8% होती है रेवेन्यू पे, डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमी। इकोनॉमी सही चल रही है तो बिस्किट्स बिक रहे हैं, इकोनॉमी कम होती है तो सेम प्रोपोर्शन में बिस्किट्स और कन्फेक्शनरी बिकना कम हो जाती है। आईआरसीटीसी आईआरसीटीसी की बिजनेस साइकिल से कोई लिंक ही नहीं है। आईआरसीटीसी का सारा रेवेन्यू आता है जब हम इनकी वेबसाइट पे आके टिकट्स बुक करते हैं। तो इनकी कोई 3 या 4 साल की बिजनेस साइकिल होती ही नहीं कि 10 साल का अगर आप एक टाइम पीरियड ले लें तो 3 साल लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, फिर 7 साल नहीं कर रहे, फिर 3 साल कर रहे हैं, फिर 5 साल नहीं कर रहे। तो मैं अभी तक तो मैं अब इस फंड से आगे नहीं जाने वाला। मैं अभी तक तो बड़ा ही डिसअपॉइंटेड रहा हूँ इनकी फैक्ट शीट देख के। उसके मैं रीजंस बताता हूँ। वन, इन्वेस्टमेंट की कोई स्ट्रैटेजी इनकी नहीं है। इनके पास सिर्फ 4 से 5 कंपनीज हैं और ये पब्लिक से पैसा लेके इन 4-5 कंपनीज में डाले जा रहे हैं और एक तरफ से खुद सेल्फ रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं और ऑपरेटर का काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ इन्हीं के शीट में। ये 200 करोड़ से गए 50,000 करोड़ तक। ये हुआ 48,000 करोड़ का इनके पास एक्स्ट्रा कैश आया इन्वेस्टर से ओवर दिस पीरियड। ऑन एन एवरेज इन्होंने 6% हर फंड का इन्वेस्ट किया कुछ 3-4 कंपनीज में, जैसे कि हो गया जियो फाइनेंशियल, हिंडाल्को। 6% हर फंड में हमें दिखा ये 3-4 कंपनी में कुछ, तो 6% कितना हो गया 4,800 का, तो अराउंड 2,500 करोड़ से लेके 2,700 करोड़। ये ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 ईयर्स शेयर्स नॉन स्टॉप बाय करे जा रहे हैं। तो इन शेयरों के प्राइसेस तो यही बढ़ा रहे हैं। सेल कौन कर रहा है? इन शेयर्स के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, एफआईआईज और कुछ एचएनआईज और कुछ समझदार पब्लिक शेयर्स बेच रही हैं, ये शेयर्स खरीदे जा रहे हैं और अपने इन्वेस्टर्स को ये बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्क में डाल रहे हैं। अ, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स करके कि फंड्स 26 हैं पर उन सबके अंदर शेयर्स 10 ही हैं। और मैं अभी यूके से आया हूँ अराउंड 1 महीना पहले। यूके में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने से पहले कोई भी वहाँ का बंदा फाइनेंशियल एडवाइजर की रिकमेंडेशन के बिना जाता ही नहीं है। वहाँ पे एक कंसेप्ट है कि वो फाइनेंशियल एडवाइजर को मंथली पे पे रखते हैं, एक स्मॉल मंथली पे पे, ताकि वो उनके लिए काम करें, ना कि किसी फंड के लिए जो उनको बहुत मोटी मोटी कमीशन देता है आपका पैसा लगाने के लिए। इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया कि आपको एक समझदार, वेल एजुकेटेड, अच्छा एनालिटिकल माइंड वाला पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर क्यों चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अपने क्लाइंट्स को कभी भी इन्वेस्ट नहीं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्वांट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये इतना रिस्की म्यूचुअल फंड ये चला रहे हैं कि कोई भी छोटी से छोटी चीज गलत हो जाए। 6 कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, अगर एक भी कंपनी में पेटीएम टाइप न्यूज आ गई तो इनके सारे फंड्स विद इन अ मंथ अराउंड 5 to 6% नेगेटिव रिटर्न देंगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है इन फंड्स में तो मेरी तो एडवाइस है कि इमीडिएटली कैश आउट कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि बाद में कभी मौका नहीं मिलेगा प्रॉफिट बुक करने का। जब शेयर्स ये बिकने शुरू होंगे ना तो आपको ये ध्यान में रखना है, इस सारी स्कीमों से बेचने पड़ेंगे इनको, और सब स्कीमों में बहुत सारे शेयर्स हैं इनके पास, ये कैसे बेचेंगे। मतलब 50,000 करोड़ का राउंड इन्होंने 6 से 7 हजार करोड़ के तो रिलायंस ले रखे हैं, 3,000 करोड़ के राउंड मेरे को लग रहा है जियो फाइनेंशियल ले रखे हैं। इतनी छोटी मार्केट कैप है जियो फाइनेंस की और आईआरबी की कि अगर ये बेचने जाएंगे तो इनको सेलर्स नहीं मिलेंगे। इनको फर्स्ट होना पड़ेगा सेल करने के लिए, कोई और सेल करे उससे पहले सेल करना पड़ेगा, वरना इनको मौका नहीं मिलेगा। तो मेरी एनालिसिस जो कहता है कि जिस स्पीड से ये फंड्स ऊपर गए हैं ना उसी स्पीड से ये नीचे आएंगे मार्केट के डाउनफॉल में। और एक म्यूचुअल फंड की या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एक कंसेप्ट होता है, उनका एक बेसिस है रिस्क मिटिगेट करना। आप रिस्क मिटिगेट कैसे करते हो? अपनी मनी अलग अलग एसेट्स में लगा के। एक सेइंग भी इंग्लिश में, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इस म्यूचुअल फंड की यही सबसे बड़ी गलती है, इसके सारे एग्स सिर्फ 3 या 4 बास्केट्स में ही है।
अगर आपके पास थोड़ा स्पेयर कैश है और आप उसको किसी इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहते हैं, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अभी कैपेसिटी रखता हूँ 3 या 4 क्लाइंट्स पर मंथ लेने के, और मैं फिक्स्ड फी पे काम करता हूँ। मेरे हैं 3-4 मॉडल, पर आई एम अज्यूमिंग आप में से मोस्टली स्मॉल इन्वेस्टर्स होंगे। तो मैं जिस कंसेप्ट पे अभी काम कर रहा हूँ वो है ₹500 पर कंसल्टेंसी, जो कि मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लिए है। जनरली मार्केट रेट है ये 4 टू 5,000 पर कंसल्टेंसी। इसका मतलब मैं आपकी एडवाइस एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको देने के लिए सिर्फ 500 चार्ज करूंगा, फ्रंटल फीस। और पीछे मैं कोई ध्यान नहीं दूंगा कि आपको ऐसी जगह फंड्स लगवाऊं जहां पे जो म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा या एक्सेसिव कमीशंस देते हैं। तो ये मॉडल मेरे हिसाब से बेटर है कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद पैसे दें ताकि वो आपके लिए काम करे, वरना वो ऐसे फंड के लिए काम करेगा जो उनको बहुत ज्यादा कमीशन देता है और टारगेट बेस्ड कमीशन देता है, तो जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत रिस्की है। तो चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीक एक और म्यूचुअल फंड की एनालिसिस लेके आऊंगा। टेक केयर।